नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट के फॉर्म को, मतलब बचत खाते के फॉर्म, ओपनिंग फॉर्म को हम लोग कैसे सही सही भरें। दोस्तों, मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो में बना रखा हूँ, लेकिन वह जो है उसका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो फॉर्म था वो ओल्डर वर्जन था। यह न्यू फॉर्म है। अगर आपको देखिए, बहुत सारे केस में क्या होगा कि अगर आप ब्रांच जाओगे तो आपको अभी भी पुराना वाला फॉर्मेट दिया जाएगा। नॉर्मली अभी जो ये फॉर्म चल रहा है वो आपको बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ के ब्रांचेज में आपको ये मिल रहे हैं, या शहर वाले ब्रांचोज में मिल रहे हैं। अगर आपको यह फॉर्म मिले तो आप हमारे इस वाले वीडियो को रिकमेंड करेंगे, और अगर आपको पुराना फॉर्म मिले तो आपको मेरे पहले वाले वीडियो को आप रिकमेंड करेंगे। मेरे पहले वाले वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया बचत खाता का फॉर्म कुछ इस तरह का दिखता है। इसको देख लेते हैं कैसे हम लोग सही सही भरें। तो सबसे पहले ऊपर में आपको ब्रांच नेम लिख देना है। अगर आपको नहीं पता है ब्रांच नेम तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन अमूमन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस ब्रांच में गए हैं खाता खोलने के लिए उस ब्रांच का नाम तो आपको पता होना चाहिए। एंड हमेशा एज यूजुअल मैं कहता हूँ, डेट हमेशा आप करंट डेट यहाँ पे डालें। करंट डेट डालने के बाद एप्लीकेशन टाइप में न्यू अकाउंट में खोल रहा हूँ, इसलिए मैंने न्यू पे टिक किया है। अकाउंट टाइप नॉर्मल, ये ना तो आप स्मॉल पे टिक करेंगे ना तो माइनर पे टिक करेंगे, ठीक है। नॉर्मल पे टिक करिए, क्योंकि ये मैं फुल केवाईसी के साथ खोल रहा हूँ, इसलिए मुझे नॉर्मल अकाउंट ही खोलना है। एंड स्कीम कोड SB101, ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसे लगते हैं इसमें। अगर मेट्रो दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में ये अगर ब्रांच है तो आपको वहाँ पे 2000 मंथली एवरेज बैलेंस लग जाता है। वहीं पे बहुत सारे बैंकों की बात करें तो वहाँ पे 5000 10,000 तक के एवरेज बैलेंस को हमें मेंटेन करना पड़ता है। और अगर आपको अर्बन सिटीज़ में ब्रांचेज है तो वहाँ पे आपको 1000 मेंटेन करना पड़ता है, और अगर गांव का ब्रांच है, रूरल का ब्रांच है, तो वहाँ पे आपको 500 रुपया मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए SB101 सबसे कॉस्ट इफेक्टिव है। इससे भी नीचे अगर आप जाएंगे, BSBD अकाउंट एक होता है जिसकी स्कीम कोड SB124 होती है, वो आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट होता है। एंड इसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ आपके पर्सनल डिटेल्स को फिल करना होता है। एक बात इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट 1 होता है ये आपका प्रोफाइल बैंक में जनरेट होता है। फिर इसके 2-3 पार्ट है, तीनों पार्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अपना नाम सही सही भर दें एज पर KYC डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपके KYC में जिस तरह से दिख रहा है हूबहू वैसे ही लिखना है। एक्स्ट्रा आप कुछ भी मत ऐड करिएगा, ठीक है। तो जैसा नाम आपको दिख रहा है ये आपको KYC पे दिखेगा नहीं, लेकिन हाँ ये आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स को आपको ऐड करना ज़रूरी है, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली मेल के केस में मिस्टर होता है, फीमेल के केस में MRS होता है, या जो जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनके केस में मिस होता है। चलिए, ये बीच का जो मैडन नेम है इसको आप छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ अपना एज पर KYC जो भी आपको पैन कार्ड आधार कार्ड पे जो भी लिखा हुआ है आप उसको सही सही भर दीजिए। जेंडर पे टिक करना है, मार्टियल स्टेटस पे टिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप मतलब ये जो डिटेल्स भरेंगे, अगर आप पैन नहीं दे रहे हैं तो ये तो आपको मैंडेटरी फील्ड है, लेकिन नॉर्मली पुरुषों के केस में फादर नेम ही डालते हैं, और महिलाओं के केस में अगर उनकी शादी हो गई होती है तो स्पाउस नेम डालते हैं। स्पाउस मतलब हो जाता है उनके हस्बैंड का नाम, ठीक है। और अगर ये हस्बैंड भर रहे हैं तो उनकी पत्नी का नाम, वो दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के केस में स्पाउस ही होता है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे आपके पिताजी का नाम लिख देना है। टाइप ऑफ कस्टमर, टाइप ऑफ कस्टमर आप कौन से, मतलब जनरल है, जनरल पे, अगर माइनर होते तो माइनर पे, सीनियर सिटीजन तो है नहीं और स्टाफ है नहीं, तो इस केस में यहाँ पे आप जनरल पे टिक करें। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स, अभी हमारे ऊपर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए 0 0। इलिटरेट नहीं है इसलिए नो पे टिक करिए। इलिटरेट वही टिक करें जो साइन नहीं कर सकते हैं, और अगर थोड़ी सी भी साइन कर सकते हैं तो हमेशा नो पे टिक करें। ये आपको ब्लैंक रहेगा, ये क्योंकि सिर्फ माइनर के केस में भरना है। नेशनलिटी आपका इंडियन होगा, कंट्री नेम इंडिया होगा, या सिटीजनशिप भी आपका इंडियन होगा। ऑक्यूपेशन आपका यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो सर्विस सेक्टर वाले हैं वो इसको देखें, बिजनेस वाले ये देखें, अदर्स में आपको स्टूडेंट का दिख जाएगा। और अगर कोई महिला मित्र देख रही हैं तो उसके इसमें हाउसवाइफ दे दीजिए, या अगर जिनकी शादी नहीं हुई तो वो स्टूडेंट भी दे सकते हैं। चलिए, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम आएगा ना। एनुअल इनकम आपको जो भी अप्रोप्रिएट लगता है, मेरे केस में 3 से 5 लाख है, लेकिन मैं 3 लाख ही भर करके मैं चल रहा हूँ। रिलीजन आपका हिंदू। कैटेगरी जनरल। पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब क्या आप अपंग हैं, कोई अंग आपका काम नहीं कर रहा है, कोई अंग आपका टेढ़ा है, तो उसी को हम डिसेबिलिटी कहते हैं। डिसेबिलिटी अगर नहीं है तो नो पे करें, अगर यस है तो आप यस करिए और वहाँ पे दे दीजिए। विजुअली एम्पायर्ड मतलब क्या, आँखों में प्रॉब्लम है या फिर डिफरेंटली एबल्ड मतलब आपके शरीर में,
तो जो भी आप उसको टिक कर सकते हैं अगर ये कोई वीडियो हमारे मित्र वैसे मित्र देख रहे हैं जो डिसेबल्ड हो। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर टिक कर दिए, आपकी जो भी योग्यता है उसके ऊपर टिक कर दें। इलिटरेट है तो इलिटरेट पर टिक करिए, अन्यथा जो है सो ग्रेजुएट पे या 10th क्लास पे या 9th क्लास पे कुछ भी नहीं है तो मिनिमम जैसे देखिए क्या क्या ऑप्शन है, 10th क्लास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इलिटरेट है, बाकी का ऑप्शन है नहीं तो आप यहाँ पे भी दे सकते हो। प्लीज़ टिक। पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं है, पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। और एक बार ध्यान से देखिए, कंट्री टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया ओनली, अगर आप इसको टिक नहीं करेंगे तो आपको अलग से फटका का फॉर्म भरना पड़ जाएगा। देखिए न्यू फॉर्म में क्या है कि आपको फटका का फॉर्म आपसे नहीं मांगा जाएगा अगर आप यहाँ पे टिक कर देते हैं, और पुराने वाले वर्जन में आपको मांगा जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म को आप लेते हैं तो इस केस में आपको फटका का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। और अगर पैन नहीं दे रहे हैं तो फॉर्म 60 आपको भरना पड़ जाएगा। और अगर पैन दे रहे हैं तो पैन नंबर दे दीजिए, उसमें आपको फॉर्म 60 भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 2 चीज़ ज़रूर भर दे दोस्तों। मोबाइल नंबर आपको बैंक के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का जो अलर्ट होता है वो आपको भेजा जाता है, और ईमेल आईडी पे आपको स्टेटमेंट भेजा जाता है। चलिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस जो भी यहाँ पे D2 ऑफलाइन, मतलब ये आधार ऑफलाइन हो गया है। D1 अगर KYC करते तो हमारा फिंगर बायोमेट्रिक ये सब लिया जाता KYC पर्पज़ के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे D2 ऑफलाइन दे दिया है। अपना बैंक अपने मर्जी से वेरीफाई करे ना करे वो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन मैंने ऑफलाइन दे दिया है। डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे दे दें। अगर आप KYC ऑनलाइन करेंगे तो आपके आधार में जो मोबाइल नंबर अंकित है और आपके पास जो अभी वर्तमान में जो मोबाइल नंबर है, दोनों सुचारू रूप से चालू होना चाहिए था। यहाँ पे अपना आधार नंबर दे दें, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड डेट जो भी है, अपने डेट ऑफ बर्थ के आगे का कोई भी डेट दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक्सपायरी डेट इसमें होता नहीं है, अमूमन इशू डेट भी नहीं, लेकिन चलो ठीक है, अपने डेट ऑफ बर्थ के बाद का कोई भी डेट आप यहाँ दे सकते हैं। अगर एक्सपायरी डेट भी आपको भरना है तो 2099 का कोई सा भी डेट आप यहाँ पे भर सकते हैं। एड्रेस टाइप यहाँ पे देखिए मैंने परमानेंट पे टिक किया, रेसिडेंशियल पे टिक किया है, और उसके नीचे 5वें में जैसे ये परमानेंट एड्रेस हो गया और ये हमारा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया, सेम एज करंट परमानेंट। जो मतलब जो मैं ये एड्रेस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वही मेरा ये भी एड्रेस होगा, इसीलिए मुझे इसको भरने की दोबारा ज़रूरत पड़ी नहीं। अब इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। अगर आपको बिना कोई प्रॉब्लम का अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो यह एरिया बहुत मायने रखता है दोस्तों, बहुत ही मायने रखता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको दोबारा पूरा फॉर्म भरना पड़ता है, या बैंक वाले आपको सिर्फ ये फॉर्म थमा देंगे फिर से इसको भरिए। देखिए यहाँ पे आप वही चीज़ लिखें जो आपके आधार पे अंकित है, मतलब या जो आप एड्रेस एज एन एड्रेस प्रूफ आप बैंक को दे रहे हैं। अगर आपके आधार पे जिस तरह से मेंशन है उसी तरह से आप लिखें, अपने तरफ से ना तो आपको लैंडमार्क ऐड करना है ना कुछ ऐड करना है। अगर आपके आधार पे एड्रेस है सिटी ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, तो बस आप वैसे ही लिखिए, अपने तरफ से कुछ मत ऐड करिए। ऐड करेंगे तो आपका अकाउंट रिजेक्ट होगा, फिर से आपको भरना पड़ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एड्रेस का पार्ट ही आपको बहुत समझ में आया होगा। 6 नंबर आपको ब्लैंक रखना है, क्योंकि ये वही कह रहा है कि अगर आप ऊपर में जो आपका जो वर्तमान एड्रेस है वो आपके ऑफिशियली जो आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे रहे हैं उसमें अंकित नहीं है, तभी आपको इतना चीज़ देना है। यूटिलिटी बिल मतलब आपके लैंडलॉर्ड का बिल आप दे सकते हैं, या अगर आप जिस विभाग में काम करते हैं वहाँ का आईडी प्रूफ वगैरह, पीपीओ हो गया आपको, जैसे रिटायरमेंट का जो होता है पीपीओ में, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा क्रेडिट होता है उस केस में आपको पीपीओ मिलता है। ठीक है, ये सब अगर ऊपर में अगर आपका एड्रेस चेंज है और आपके पास वो एड्रेस प्रूफ नहीं है तभी आपको ये चीज़ देना है, अन्यथा ना। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे करके यहाँ पे आपकी फ़ोटो चिपकेगी, यहाँ पे आपसे साइन करवाया जाएगा। यहाँ पे हमेशा की तरह करंट डेट दें और प्लेस यहाँ पे लिख दें, बस ये पार्ट इतना ही कहता है। ये चीज़ आपको भरना नहीं है दोस्तों। और उसके नीचे अगर आते हैं तो पार्ट 2 अब आ जाते हैं। पार्ट 2 में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए इस बैंक अकाउंट के साथ, वह चीज़ आपसे पूछा जाता है। तो डेट यहाँ वर्तमान डेट डालें। टाइप ऑफ अकाउंट यहाँ सेविंग बैंक अकाउंट होगा। मोड ऑफ ऑपरेशन सेल्फ होगा। हाँ, मुझे एटीएम चाहिए, मैंने एटीएम पे टिक किया है। और एटीएम पे जो मुझे नाम चाहिए, मुझे इस तरह का मुझे नाम चाहिए। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, या आपने कुछ स्पेशल नाम से भी आप अपने कार्ड को मंगवा सकते हैं। चेकबुक भी चाहिए और नेट बैंकिंग भी चाहिए। देखिए यहाँ पे एसएमएस अलर्ट आपको लगा होगा कि मैंने नो किया है। ये नो करने का वजह है, देखिए नो करने के बाद भी बैंक तो आपको इम्पोर्टेंट मैसेज भेजेंगे ही, लेकिन अगर आप इसको यस करते हो
अगर आप इसको यस करते हो तो बैंक आपके खाते से प्रत्येक क्वार्टर में 17 रुपया कुछ पैसा डेबिट करती जाएगी। सही सुना है आपने, 17 रुपया 20 पैसा हर क्वार्टर में आपके अकाउंट से डेबिट होता जाएगा अगर आपने यस पे किया। नो पे करने के क्या फ़ायदा हैं, यस पे करने के क्या फ़ायदा हैं? देखिए दोनों में फ़ायदा एक ही है, बस यहाँ पे नुकसान ये है कि अगर आप यस करोगे तो इसमें चार्ज कटेगा और इसमें कोई चार्ज नहीं कटेगा। बाकी आपको बैंक की तरफ से सारे एसएमएस फिर भी आते रहेंगे, तो इसलिए यह आपके ऊपर है कि आप इसको यस पे टिक करते हो या नो पे टिक करते हो। फ़ोन बैंकिंग, अब बाकी इसके बाद सब पे आप यस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। चार्जेस तो इसी में लगता है, एटीएम में चार्जेस लगते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर में बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन एसएमएस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। चेकबुक भी आपको फर्स्ट टाइम आपको फ्री ही मिलेगा, नेट बैंकिंग तो फ्री रहता ही है दोस्तों। हाँ, इस अकाउंट के साथ मुझे फिक्स डिपॉजिट भी खोलना है। देखिए ये अगर आपको फिक्स डिपॉजिट खोलना है तभी आप इसे भरेंगे, अन्यथा ना भरेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे खोलना था इसलिए मैंने इसे आपको भर करके दिखा दिया है कि रेफरेंस पर्पज़ के लिए। तो मुझे टर्म डिपॉजिट खोलना है 1 लाख रुपए का और 1 साल के लिए, 1 साल जो कि 12 महीने का होता है। और जो है सो मुझे मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया है कि नहीं सो ऑटो रिन्यू करते जाए। देखिए 12 महीने का खोलने का क्या फ़ायदा है, अगर आप एक ही बार में 10 साल कर दोगे तो वर्तमान में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको चल रहा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अगले 10 सालों तक मिलता रहेगा। और अगर आप साल भर का करते हो तो क्या होता है कि जब भी आपका वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा तो आपको वो इफेक्टिव मतलब जो चेंज्ड हुआ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। इसलिए आप हमेशा कभी भी लॉन्गर पीरियड के लिए ना डालें और इसको ऑटो रिन्यू कर दें, जिससे कि आपको हमेशा रिन्यू होता रहेगा और आपको जो सो नया वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ऑटो स्विप मुझे नहीं चाहिए, ऑटो स्विप के नुकसान होते हैं दोस्तों। हाँ, जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ रहता है, उसके लिए ऑटो स्विप बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको सेविंग अकाउंट के रेट में ही आपको एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन उनके लिए ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं, जो अपना पर डे का ट्रांजैक्शन करते हैं, हमेशा डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं, उनके लिए यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप ये करोगे तो खामखा आपको चार्जेस देने पड़ जाएंगे मिनिमम बैलेंस का, और वो कैसे, तो अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके फ़ायदे और इसके नुकसान के। चलिए सॉरी, अब यहाँ पे देखते हैं नॉमिनेशन। नॉमिनेशन बिल्कुल मुझे ऐड करना है, तो नॉमिनेशन का फील्ड ये होता है। अगर आपको नॉमिनेशन ऐड नहीं करना है तो आप यहाँ पे टिक कर दो, यहाँ पे साइन कर दें, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपने क्यों नॉमिनेशन आपको नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने नॉमिनेशन मैंने ऑप्ट किया है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम दे दें, यहाँ पे ब्रांच का नाम दे दें जिस ब्रांच में आप गए हैं खाता खोलने के लिए, एंड यहाँ पे मैं नॉमिनी करना चाहता हूँ, ठीक है। ये सब आपको बैंक वाले भर देंगे, क्योंकि आप पहली बार अकाउंट खुलवा रहे हो, इसलिए ये सब आपको अकाउंट खुलने के बाद बैंक वाले भर देंगे। उसके बाद नॉमिनी का नाम यहाँ पे दे दें, रिलेशनशिप क्या है नॉमिनी के साथ वह यहाँ पे दे दें, उनका एज कितना है मोटा मोटी आप वह दे दीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए। इससे आपका नॉमिनेशन का फॉर्म आपका इसके साथ भरा गया दोस्तों। इसके लिए इसके बाद आपको अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपको नहीं चाहिए नॉमिनी अकाउंट में, आप नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक करके यहाँ पे साइन कर दें, वो अभी आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद कुछ आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन के लिए कुछ नहीं, ये आपको मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसे आपको मानना ही पड़ता है। यहाँ पे अपना फिर से यहाँ क्या कहते हैं अपना प्लेस दे दीजिए, डेट दे दीजिए, वर्तमान डेट, और यहाँ पे साइन कर दीजिए। उसके बाद यह जो सेक्शन आ जाता है ऑफिस यूज के लिए आ जाता है, इसलिए इसको भरना है नहीं। अब चलिए, मैंने आपको पहले ही कहा था दोस्तों कि अगर आप पैन कार्ड दे रहे हो तो इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिएगा, ये मैंने लिखा हुआ भी है, फिल ओनली पैन नॉट सबमिटेड। इसे आप तभी भरें अगर आप पैन कार्ड इसके साथ नहीं दे रहे हो। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप नहीं, मैं बना दिया हूँ, आप देख लें। जो भाई साहब या जो बहन जी इस वीडियो को देख रही हैं और अगर वो पैन दे रही हैं तो इसको आप इग्नोर करेंगे। जो नहीं दे रहे हैं उसके लिए एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पे दे दीजिए, लास्ट नेम यहाँ पे दे दीजिए, और यह कोई भी सेक्शन आप इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। एक्सेप्टेंट टोटल चीज़ यहाँ पे भर दीजिए, जैसे जैसे मैंने भरा है उसी तरह से आप, बस हर फील्ड भरा हुआ होना चाहिए। अगर एक भी फील्ड खाली रहता है तो आपका दिक्कत हो जाएगा। आप यहाँ पे NA भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो N/A दे दीजिए या NA लिख दीजिए, NA हो गया नॉट एप्लीकेबल। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे 12/5। इन केस जॉइंट नेम नहीं, मैं जॉइंट नेम से नहीं कर रहा हूँ। आधार नंबर ये है, आधार में देखिए लिखा हुआ, अगर आपके पास है तो यहाँ पे अदर्स पे करें, यहाँ पे नो, यहाँ पे नो। डॉक्यूमेंट कोड UIDI मतलब आधार कार्ड। एड्रेस इशूइंग अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आपका आधार नंबर आएगा। इसमें जगह नहीं बची हुई थी इसलिए मैंने भरा नहीं, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन यहाँ पे कर दीजिए।
यहाँ पे अपना नाम लिख करके वेरीफाई टुडे द ये डेट लिख करके यहाँ पे करके यहाँ पे साइन कर दें। साइन करने के बाद थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे तो एक जगह आपको और साइन करना पड़ता है, वो भी देख लेते हैं। बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो को आप चाहे तो आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। हाँ, ये आ गया टर्म एंड कंडीशन फॉर ओपनिंग ऑफ एसबीआई अकाउंट। यह कंडीशन को आपको फॉलो करना पड़ता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चुपचाप से यहाँ पे साइन कर दें। ये साइन हो गई आपका, और यहाँ पे आगे और कहीं पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, देख लेते हैं। हाँ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। सेविंग अकाउंट के केस में हम लोग कैसे सही से भरते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप वही लोग रिकमेंड करें जिनको बैंक के माध्यम से न्यू अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मिला है। जिनके पास अभी भी पुराना फॉर्म है, या जिस बैंक के में या जिस शाखा से आपको पुराना फॉर्म में मिल रहा है, तो वो हमारे पहले वाले वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको, मतलब जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यह था बैंक ऑफ बड़ौदा का सेविंग अकाउंट के फॉर्म को हम लोग कैसे सही भरें। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।